अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नून लीग के कायद नवाज शरीफ कल 4 साल की खुदसाख्ता जिलावतनी के बाद बिल आखिर वतन वापस आ गए हैं और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर पार्टी ने कल मीनार पाकिस्तान पर अपने कायद को ग्रैंड वेलकम किया, जहां एक बड़े मजमे से नवाज शरीफ ने जज्बाती खिताब किया। वो मुतअद्दिद बार अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र करते हुए रंजीदा नजर आए। अहम बात यह कि नवाज शरीफ ने कल अपने खिताब में सियासी मुखालफिन पर तनकीद की और ना ही इस्टेब्लिशमेंट का किसी हवाले से जिक्र किया, मगर ये सवाल किया कि बताएं कौन है जो उन्हें बार बार अवाम से दूर कर देता है। अहम बात यह है कि 2 माह पहले लंदन में नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज के एहतसाब का नारा लगाया था, मगर इसके बाद उन्होंने इस बयानी से पीछे हटने का फैसला किया और कल वतन वापसी पर अपने पहले खिताब में भी नवाज शरीफ ने यह वाज़ेह किया कि इनके दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं है। आइन पर चलने वाली सियासी जमातों और तमाम इदारों को मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। नवाज शरीफ ने कल की तकरीर में महंगाई के खात्मे, डॉलर को नीचे लाने और कौम को तरक्की का सफर दोबारा शुरू करने की उम्मीद दिलाई और ये अज़म दोहराया कि वो दोबारा से मुल्क को तरक्की के शाहराह पर डालकर नाकामियों से दूर ले जाएंगे। मगर नवाज शरीफ की वापसी, मीनार पाकिस्तान का जलसा और कल के खिताब पर मिला जुला रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है। नून लीग और बास तजियाकार कल के जलसे को तारीखी जलसा और नवाज शरीफ की मुफाहिमाना तकरीर को खुशाइन करार दे रहे हैं। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने आज अपने ट्वीट में जलसे में शरीक लोगों का शुक्रिया करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने कल तारीख रकम कर दी, मगर दूसरी तरफ नवाज शरीफ की मुफाहिमाना तकरीर को डील का नतीजा करार दिया जा रहा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ डील करके और अपना बयानिया तब्दील करके पाकिस्तान वापस आए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दें तो वो नून लीग से बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। जबकि कल हमारे प्रोग्राम में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने भी इसी राय का इजहार किया। के मुताबिक तो शायद कामयाब होगा, क्योंकि उनके साथ जो जिस तरीके से पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की इंतज़ामिया, खासकर पंजाब की इंतज़ामिया ने जिस तरीके से उनकी सपोर्ट की, रेड कारपेट ट्रीटमेंट दी, वो सबके सामने है। आज ये तो फिर देखें PMLN के लीडरशिप ने दोबारा एक कानून की धज्जियां बिखेरी, एक विक्ट्री स्पीच कर रहे थे और आज ताजपोशी हो रही थी गालिबन। आज वो बार बार वो कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं करना, मैंने आपके साथ चलना है, हम इकट्ठे चलेंगे। ये है, अपनी CV पेश कर रहे थे। अगर आपने सिलेक्शन करनी और आप कह रहे हैं कि इस फैसला ये हो चुका है तो फिर अनाउंस कर दें, फिर इलेक्शन करने का। और पाकिस्तान में 60 अरब रुपए लगाने का क्यों, इतना हमारा इकोनॉमिकल क्राइसिस, 60 अरब रुपए क्यों लग रहे हैं? मियां साहब अपने मुल्क वापस आए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, लेकिन काश ही आइन के मुताबिक होती तो उनका कद बढ़ता। अगर वो उसी पोजीशन पे वापस आते जहां से गए थे, यानी जेल, कानून और आइन के मुताबिक उनको वहां आना चाहिए था। और अगर फिर अदालत से रिलीफ मिलती और फिर वो जलसे में आते तो उनका कद बहुत बढ़ता। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कह रहे थे कि कल नवाज शरीफ ने CV पेश की है। उन्होंने जलसे के लिए पूरी रियासत और पंजाब हुकूमत की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि कल का जलसा पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा जलसा नहीं था। जिसके बाद सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ की वापसी पंजाब में नून लीग की सियासी साख को बहाल कर पाएगी और क्या नून लीग एक बार फिर लाहौर को अपना किला बना सकेगी। अहम बात यह भी है कि कल जलसे में नवाज शरीफ ने इलेक्शंस के इनेकाद से मुतल्लिक कोई बात नहीं की, जिससे सवाल ये उठता है कि क्या नवाज शरीफ की आमद के बाद जनवरी में इलेक्शंस तय हैं या अब भी इस हवाले से कोई अवहाम बाकी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में कल 90 रोज में इंतखाबात के केस की समाअत भी शुरू हो जाएगी। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है तजियाकार हामिद मीर साहब ने, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने और मोहम्मद मालिक साहब ने। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, पहले आप अपनी राय देगा। नवाज शरीफ की कल वापसी हो गई, जलसा भी हो गया, कितना इम्पैक्ट होगा इस जलसे का? क्योंकि जो 16 माह की हुकूमत थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि गवर्नेंस की वजह से, महंगाई की वजह से और क्योंकि नून लीग अपना बयानिया तब्दील कर रही है, उस वजह से नून लीग की साख को नुकसान हुआ है, उनकी मकबूलियत में कमी आई है। तो कल का जलसा क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है इस हवाले से? देखें, जो कल जलसा था वो तो काफी अच्छा जलसा था, लेकिन खुद नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में ही जो है वो ये बता दिया कि ये जलसे में लोग पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे किए गए हैं। तो ये सिर्फ लाहौर के या पंजाब के लोग नहीं थे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग थे। कोई सिंध से आया था, कोई KPK से आया था, बलूचिस्तान से भी लोग आए थे, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे। और मजमूई तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अच्छा अपना शो करने में कामयाब हो गई, क्योंकि मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो उन्होंने इतना अहम जलसा किया है, तो उस जलसे के बाद क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो ये मुतालबा करेगी कि इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाए? क्योंकि अगर जलसा वो कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त जलसा है और नवाज शरीफ साहब ने
तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं मीनार पाकिस्तान पे साबका जलसों के, तो फिर मुस्लिम लीग नून को ये भी मुतालबा करना चाहिए कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा दिया जाए। लेकिन कल जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, उसमें बहुत सी अच्छी बातें थी, लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी, और वो ये थी कि उन्होंने इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की और आईन पाकिस्तान के बारे में भी कोई बात नहीं की। तो बेहतर होगा कि अगर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि एक बहुत रिकॉर्ड तोड़ जलसा था और नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत जो है उसको बहाल कर दिया है, तो फिर इलेक्शन ना करवाने में या इलेक्शन के मामले पे खामोशी इख्तियार करने की मुझे कोई वजह समझ नहीं आती। अच्छा मीर साहब, अगर मियाँ साहब आए हैं तो इलेक्शन लड़ने आए होंगे, चौथी मरतबा वजीर आजम बनने आए होंगे, लेकिन फिर क्या वजह हो सकती है कि इलेक्शन के हवाले से उन्होंने जिक्र नहीं किया कि फौरी तौर पे होने चाहिए, जो जमहूरी प्रोसेस है उसको आगे बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं किया होगा उन्होंने? देखें, वो पहले भी 2 दफ़ा गए, फिर वापस आए। पहले 2000 में गए थे, वो सऊदी अरब चले गए थे। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि 2017 में नाअहली के बाद फिर दोबारा वो इंग्लैंड चले गए थे। फिर वो जुलाई 2018 में वापस आए थे। तो उनको एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे मामलात जो हैं वो बिगाड़े भी जाते हैं और फिर उनको तय भी कैसे किया जाता है। तो शायद उनका ख्याल है कि ये इलेक्शन का मामला जो है ये एक सेंसिटिव मामला है, तो इसको अभी टच नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना है, तो वो साथ में ये भी कहते हैं कि मईशत की बहाली के लिए ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन जितना डिले होगा और उसके बारे में गैर यकीनी कैफियत होगी, तो उससे मईशत जो है वो तो बहाल नहीं हो सकती। तो इसलिए मईशत की बहाली जो है वो सही। इलेक्शन के इनेकाद से मशरूत है। शामी साहब, कोई भी जलसा होता है उससे जाहिर सी बात है मकबूलियत भी देखी जाती है, और वो पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका भी एक इम्तिहान होता है। आपको लगता है कि नून लीग उसमें कल पूरा उतरी है? और अब अगला कदम क्या होगा नवाज शरीफ साहब का इस सियासी मंजरनामे पे? आप क्या असरात देख रहे हैं और अब अगला क्या होगा गोइंग फॉरवर्ड? क्या नवाज शरीफ साहब की हिकमत अमली नजर आ रही है आपको? देखिए, गुज़श्ता कई दहाइयों से जो जलसे मैं लाहौर में देख रहा हूँ, वो पूरे पाकिस्तान के जलसे होते हैं। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में आई थी, तो उनके इस्तकबाल के लिए भी पूरे पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी के कारकुन जमा हुए थे। और जो इमरान खान साहब का जलसा है 2011 का, जिसने एक तारीख बदल दी थी और तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर उभरी थी, और उसके बाद ही लोगों का उसकी तरफ हुआ और जोक दर जोक में सब आए थे। और ये जलसा जो था, इसमें भी जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे और ये बहुत बड़ा जलसा था। यानी जो मैंने बहुत बड़े जलसे देखे हैं मीनार पाकिस्तान पर, ये उनमें से एक था। और ये इसके असरात वही मुरतब होंगे मुस्लिम लीग नून पर जो कि 2011 के जलसे के तहरीक इंसाफ पर मुरतब हुए थे। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में एक पशमुर्दगी थी, एक बेहौसलगी थी, एक थोड़ी परेशान ख्याली थी, वो अबहम था। तो मेरा ख्याल वो सारी चीज़ें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के आने से बड़ी हद तक दूर हो गई हैं। एक तो ये बात भी तय हो गई कि नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी दूसरे शख्स में ये सलाहियत नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत कर सके और उनके वर्कर्स में जोश व जज्बा भर सके और उनको आगे बढ़ने पर मजबूर कर सके। तो नवाज शरीफ साहब जो है, उनके आने से मुस्लिम लीग नून में एक नई तवानाई पैदा होगी, और जब उसमें नई तवानाई पैदा होगी तो मुल्की सियासत में भी एक उभार आएगा। ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने इंतखाबात का मुतालबा नहीं किया और इलेक्शन कमीशन पर छोड़ा है, लेकिन मेरा ख्याल इंतखाबात जो है वो तो अब होने ही होने हैं। यानी उनको तो आप रोक नहीं सकते, गैर मुअज्जला मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं कर सकते। 2-4 हफ्ते इधर उधर तो हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो जनवरी के आखिर में होंगे, वो फरवरी के शुरू में भी हो सकते हैं। तो ये कोई मेरा ख्याल है कि इस वक्त ऐसा मामला नहीं है, कोई कंटेस्टिंग पॉइंट नहीं है। इंतखाबात तो बहरहाल उनकी तारीख तो आपकी राय कि अब इंतखाबात तो होने ही होने हैं क्योंकि वो आ गए। तो मालिक साहब, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, वो कह रहे हैं कि सहूलतकारी की है। पीपल्स पार्टी जो इनके इत्तेहादी थे वो कह रहे हैं कि पूरी रियासत ने एहतमाम किया है नवाज शरीफ की वापसी का इस जलसे के लिए, और कल तो ऐसा लग रहा था कि उनकी ताजपोशी हो रही है। तो क्या PMLN खुद ही एक उठने की कोशिश कर रही है या उसको लाया जा रहा है, उठाया जा रहा है? अब
नहीं, मेरा ख्याल है इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जब लंदन से फ्लाई किया नवाज शरीफ साहब ने, तो उनको हाई कमिश्नर ने सी ऑफ किया। फिर जिस तरह उनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई, फिर एयरपोर्ट पे जाके अगर नादरा के लोग बायोमेट्रिक्स कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा क्या आपको सपोर्ट चाहिए। और जो हामिद शुरू में बात कर रहे थे, मैं बसद एहतराम मैं उससे डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका आने का मतलब है कि इलेक्शन हो रहे हैं। और मैं तो हमेशा उनको कहता था कि मेरे लिए वो पॉलिटिकल वेदरकॉक हैं कि जब आएंगे मियाँ साहब, इसका मतलब है इलेक्शन हो रहे हैं। और जहाँ तक जलसा है शहजाद, ये एक वन डे इवेंट होता है। जिस दिन जलसा होता है उसके 24 घंटे तक, 36 घंटे तक उसकी बाज़गश होती है, बातें होती हैं जी कितना बड़ा था कितना नहीं था। लेकिन अब अगले इवेंट्स टेक ओवर कर लेंगे। एक ग्रैंड एंट्रेंस हो गई मियाँ साहब की, अनप्रेसिडेंटेड जलसा नहीं था, बहुत बड़ा था, लेकिन फ्रैंकली इससे बड़े जलसे हुए हैं मीनार पाकिस्तान में। लेकिन मालिक साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, एक जमहूरी लीडर इस वक्त देखें ना, पीपल्स पार्टी बार बार इलेक्शन की बात इसलिए करी है क्योंकि हमें पता है 90 रोज में भी नहीं होंगे, लेकिन कम से कम शेड्यूल तो जारी हो। तो अगर नवाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त मुल्क के सबसे एक्सपीरियंस लीडर हैं, वो इलेक्शन की बात ही ना करें, जोर ही ना डालें, और अगर नहीं डालेंगे तो फिर तो ये तासुर मजीद उभरेगा कि वो अपने बयानिए के साथ आए या किसी और की पिच पे खेल रहे हैं। नहीं, इट्स अ गिवन कि उनके आने का मकसद है कि वो इलेक्शन हो रहे हैं। और आप एक देखिए कि पिछले काफ़ी दिनों से आपको अजीब नहीं लगता, बड़ी खामोशी है पीपल्स पार्टी की इश्यूज़ के ऊपर। और वो काफ़ी पावर प्ले में गेम्स हो रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कल की उनकी तकरीर है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, बिकॉज मेरे नज़दीक उनकी तकरीर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। उसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। अगर आप यू वांट मी टू कमेंट राइट नाउ? जी प्लीज कर दें फिर इसी को आगे। देखिए, मेरे नज़दीक 3 बातें कल हुई और तीनों पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं। एक, उन्होंने कहा ये जो हर कुछ अरसे बाद रुखसत कर दिया जाता है, क्यों आता जाता है, इस मर्ज का इलाज जरूरी है। मियाँ साहब के माजी में 3 कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। एक रहा उनका सिविल मिलिट्री रिलेशंस, उस पर उन्होंने बात की। फिर उस पर उन्होंने एग्जाम्पल बांग्लादेश की दी। बांग्लादेश बड़ा सोर पॉइंट है फौज के लिए भी, बाकियों के लिए भी। बांग्लादेश की एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि मुल्क टूट गया और देखिए अब वो कहाँ पहुंचे। दूसरी अदलिया की उन्होंने बात की, उन्होंने इस अदल का निज़ाम में तब्दीलियाँ लानी होगी। मियाँ साहब की कॉन्फ्रंटेशन पास्ट में सुप्रीम कोर्ट से रही, फौज से रही, दोनों बातें उन्होंने की। तीसरा, उनका हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता था इंडिया से रिलेशंस का। उस पर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमें रीजन में अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात फिर से इस्तेवार करने होंगे। और कश्मीर पे उन्होंने कहा कि हमें अब बुर्दबारी से काम लेना होगा। अगेन ये पॉलिसी डिफरेंसेस हैं। ये जो 3 चीजें आती हैं ना, ये तीनों पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं जो मुझे लगता है उभरेंगे। फिर उन्होंने शेर पढ़ा और उसमें कहा कि अगर ये ना, अब बेसिकली बड़ी वेल्ड तरीके से कहा कि अब हमारे साथ कोई हाथ ना कीजिएगा, वरना इतने अश्क बहेंगे कि सब कुछ बहा के ले जाएंगे। मुझे तो कल की स्पीच में आने वाले दिनों में फ्रैंकली एक कॉन्फ्लिक्ट होता नजर आता है जिनका दोबारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ होगा। सही है। मीर साहब, आपको भी क्या ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं कि फ्यूचर में एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? क्योंकि एक मौके पे ये भी उन्होंने कहा कि मैं किसी से बदला लेने की ख्वाहिश नहीं रखता, और 40 साल का निचोड़ ये कि सबको साथ मिलकर काम करना है, जिससे ये जाहिर होता है शायद कि अब वो सिविल मिलिट्री का रोल क्या होगा इस पर नहीं पढ़ना चाहते, वो सिविलियन सुप्रीमेसी की ज्यादा बात नहीं करना चाहते, शायद वो एक हाइब्रिड रजीम के साथ ही अब काम करने के लिए मुतमईन है। लेकिन आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह 2018 में इमरान खान को बाई हुक एंड क्रुक मुसल्लत किया गया था वज़ीर आज़म हाउस में, और इलेक्शन भी जो है वो रिग्ड इलेक्शन था, और उस वक्त के जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप थी उसने इंतहाई बेईमाना तरीके से इलेक्शन में धांधली की और पहले ही फैसला किया हुआ था कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है। और पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी थी, उस मेजॉरिटी को भी उन्होंने माइनॉरिटी में तब्दील किया। तो वही तरीका है, उसमें कोई नया रॉकेट साइंस तो है नहीं है कि 2018 में जो पोजीशन पीटीआई की थी वो 2023 में अब पीएमएल-एन की बन चुकी है, और उसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को भी लाने की कोशिश की जाएगी। तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि 2018 की रेपिटेशन होगी, बल्कि ज़रा ज़्यादा भरपूर अंदाज में 2018 का जो एक्सपीरियंस है उसको दोहराया जाएगा। लेकिन अगर 2018 का एक्सपीरियंस ही अगर 2023 या 2024 में दोहराना है तो फिर उसके नतायज भी वही होंगे जो 2018 के एक्सपीरियंस के हुए थे। तो ना तो वो प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, और अगर उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट चलाया गया तो फिर ये प्रोजेक्ट भी कामयाब नहीं होगा। अच्छा मीर साहब, कल ये भी उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को जो आइन पे यकीन रखती है उनको साथ मिल के काम करना है।
जब वो ये बात करते हैं तो क्या ये ऑल इंक्लूसिव बात है? वो चाहेंगे कि पीटीआई भी भरपूर तरीके से शिरकत करे इंतखाबात में, क्योंकि कल अली मोहम्मद खान साहब ने जलसे के बाद हमारे शो पे ये कहा कि अगर पीटीआई को आपने खुलकर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया तो फिर इस मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल ही होगी, कभी ना कभी हम भी बात करेंगे, हम भी बाहर आएंगे, तो सर्टेनिटी तो नहीं आएगी, स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी। देखें, ये बातें सिर्फ कहने में अच्छी हैं और ज़ाती तौर पे तो मैं ये चाहता हूँ कि सब जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिले। नवाज शरीफ साहब ने भी सोचा होगा कि अच्छी बात है, कह देनी चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है जो है वो आपको अच्छी तरह पता है कि वो नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले। वो ये समझते हैं कि 9 मई के वाक़यात में तहरीक इंसाफ की क़यादत बराह रास्त मुलव्वस है और ये एक दहशतगर्द जमात है और ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये कोई कल्ट है और इसको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और यही थिंकिंग जो है वो पॉलिसी मेकर्स की भी है, अभी तक तो यही है। तो इसलिए इस वक्त एक मजबूरी है क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, जो कि किसी को बहुत अच्छा नहीं लगता। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी पार्टी ने भी कुछ फासले पैदा किए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके एक लीडर ओन चौधरी साहब कल नवाज शरीफ साहब को मिले तो पार्टी जो है वो उनसे खुश नहीं है, उनसे जवाब तलबी कर ली गई है। तो इसलिए ये मुस्लिम लीग नून ने और नवाज शरीफ साहब ने बज़ाहिर कहने में एक अच्छी बात है, कह दी है जी कि सब पार्टियों को साथ लेके चला जाएगा। हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी को भी मिले, वो हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करें और लोगों से मुलाकात करें, लेकिन अख्तर मैंगल साहब की पार्टी तो कल लॉन्ग मार्च कर रही है ना, और उनका ये ख्याल है कि वड से लेके वो कोयटा तक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ऐलान किया गया है कि जी हम इनकी गाड़ियों के जाएंगे। तो बड़ी टेंस सूरत हाल है, तो उनके साथ तो शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं मिलेंगे। और मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ भी नवाज शरीफ साहब नहीं मिलेंगे, और वो उन्होंने कह दिया है, लेकिन वो चाहते यही है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से आउट हो और पूरी कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट कर दिया जाए। सही है। शामी साहब से हमारे राब्ता मुनक़ता हो गया। मालिक साहब, आप क्या समझते हैं कि वो कह रहे हैं जब, और इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लिया गया है कि उन्होंने कहा है मैं किसी से बदला लेने नहीं आया, और यहाँ पे उन्होंने 1-2 बयान दिए थे गैर सियासी क़ुव्वतों के हवाले से जो उनके मुखालिफ रहे कि उनका एहतसाब होना चाहिए तभी मुल्क आगे बढ़ेगा, उस पॉलिसी से भी वो क्लियरली पीछे हट गए हैं। लेकिन जब ये बात करते हैं कि तमाम लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, डज इट मीन कि पीटीआई भी है या सिर्फ वो एक ज़बानी जमा खर्च है? नहीं, मैं हामिद से एग्री करता हूँ कि ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा। देखिए, पीटीआई गायब की गई तो मुस्लिम लीग इस तरह नमूदार हुई, और ये बिल्कुल हामिद की बात ठीक है, 18 वाला एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं। और देखिए, मैं पर्सनैलिटीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमारी सियासत ज़ातियात पे है। इमरान खान की जो मुसीबतें आई, प्रॉब्लम्स आई, वो उनकी ज़ात की, उनकी सर्टन अपनी आदतों की वजह से उनके ताल्लुकात बिगड़े। मियाँ साहब को भी हम देखते हैं कि मियाँ साहब जब पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं या पोजीशन ऑफ पावर से बाहर होते हैं, उनके रवैये मुख्तलिफ होते हैं। कल जब मैं मियाँ साहब को सुन रहा था तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे फील हुआ कि मियाँ साहब समझ रहे हैं कि ही इज़ वेरी पावरफुल राइट नाउ, और वो पावर के पॉइंट्स, और उन्होंने बार बार 2-3 बार, आपसे उनके लफ्ज़ देखने ज़रूरी है, उन्होंने कहा मैं बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा हूँ, मैं बड़े सब्र से बात कर रहा हूँ ताकि कोई ये बात ये ना हो वो ना हो। यानी कि उन्होंने मैसेज दिया कि जो मैं आज बोल रहा हूँ, बड़ी चीज़ें मैं कुछ और कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं रहा, हालात की वजह से, उन चीज़ों की वजह से। अब जैसे जैसे हालात मुवाफिक होंगे उनके हक में, आप देखिएगा कि उनकी एक एग्रेशन दोबारा जो नेचुरल है। देखिए, मियाँ साहब इज नॉट अ स्प्रिंग चिकन, वो भी अब 70 प्लस के हैं, 75 साल के सारे हो गए। इस उम्र में कोई नहीं बदलता, सिर्फ हालात बदलते हैं, आपकी आदत नहीं बदलती, तरीका नहीं बदलता। शामी साहब, आपको भी लगता है कि वक्ती तौर पे उन्होंने थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं और उनके कुछ अल्फाज ऐसे थे, कुछ जुमले ऐसे थे जो कि एग्रेशन की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, और मालिक साहब जैसे कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो तो देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि उम्र के सिस्टम में वो कैसे बदलेंगे। माजी में वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते रहे, अब इस वक्त अगर मिल के चलाने की बात होगी हुकूमत तो कैसे वो बर्दाश्त कर लेंगे? देखें, जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हैं। पाकिस्तान अपनी तारीख के बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर ये मुहावरा हम बोलते हैं बार बार, लेकिन इस वक्त जो हमारी मईशत की हालत है, जो हमारी मुआशरत की हालत है, जो हमारी समाजी तकसीम की हालत है, तो ये हालात तकाजा कर रहे हैं कि वो पुरानी सियासत गरी जो है उसको किया जाए, उसको नजरअंदाज है और एक नए तर्ज सियासत की बुनियाद की जाए।
ये दुरुस्त बात है कि उनको बुनियादी तौर पर तो दस्तूर की सरबुलंदी की बात करनी है, उनको जाहिर है कि जमहूरियत की बात करनी है। वो कोई कमीशन तो हासिल नहीं कर लिया उन्होंने फौज में कि वो दूसरी बात करने लगेंगे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि सारे अदारों को मिलकर चलना है, तभी हम मुल्क की कश्ती को पार कर सकते हैं, पार लगा सकते हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है, रिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हम मजीद। वो हम इस पे लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, बहादुराई अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जो मैसेज दिया है वो एक अच्छा मैसेज है, एक तदब्बुर की बात की है। बड़ा लहजा उनका नरम था, अगरचे बात उन्होंने पुख्तगी से कही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनमें ये सलाहियत है कि वो सियासी जमातों के साथ भी बना के चल सकते हैं, हमसायों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं और अदारों के साथ भी एक आगे बढ़ सकते हैं। मीर साहब, जब पीपल्स पार्टी या पीटीआई ये कहते हैं कि सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है अगले इंतखाबात के लिए, तो ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव उनके अपने वोटर के लिए नहीं है कि अगर आप इतना मायूस कर देंगे कि देखिए सिलेक्शन तो हो चुकी है, तो वोटर तो ये सोचेगा मैं निकलूं या ना निकलूं, फर्क क्या पड़ना है, सिलेक्शन तो हो चुकी है। तो ये जो बयानिया है इन दोनों पार्टीज का, ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो जाएगा इनके अपने वोटर्स के लिए? देखिए, ये सवाल तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि 2018 में भी तो पीपल्स पार्टी जो है वो यही कह रही थी, लेकिन फिर इसके बावजूद सिंध में तो उसने मेजॉरिटी हासिल कर ली। देखिए, मेरी जो नाचीज आजाना राय जो है वो ये है कि मुल्क में एक इत्तेफाक और एक इत्तेहाद की जरूरत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पे, और वो ये कि पाकिस्तान के आइन पे अमल दरामद, हम सब इदारों को साथ में चाहिए। ये बात जो है वो मेरा ख्याल है कि उसको रिफ्रेज करके इस तरह कहना चाहिए कि सब इदारों को आइन के अंदर जो एक तरीकाकार तय है, जो हदूद मुतय्यन है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब ने कल भी तकरीर में कहा कि वो कौन है जो बार बार नवाज शरीफ को उसके लोगों से जुदा कर देता है, तो असल मसला तो पाकिस्तान का ये है कि इदारे जो हैं वो अपनी हदूद के अंदर नहीं रहते, वो सियासत में मुदाखलत करते हैं। तो जब तक एक वसी तर इत्तेहाद और इत्तेफाक इस नुक्ते पे कायम नहीं किया जाएगा कि तमाम सियासी जमातें वो अपने इख्तलाफात को पसे पुश डालकर इस एक नुक्ते पे इत्तेहाद कायम करें कि जो गैर सियासी इदारे हैं वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तब आपका मसला हल होगा। वरना ये फिर अब नवाज शरीफ साहब के बारे में जो कहा जाता है जी बहुत तजर्बाकार सियासतदान है, 3 दफा वजीर आजम बने थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि 3 दफा वजीर आजम तो आप बन गए, तीनों दफा आप अपने ओहदे की मुद्दत क्यों पूरी नहीं कर सके? कभी आपको फौज ने निकाल दिया, कभी आपको सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। तो सारा असल मसला जो है वो ये है। और ये जो नून लीग ने अब कहना शुरू कर दिया जी ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, तो पाकिस्तान के आइन में ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 243 और 244 जो कहता है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, इस पे ही सबका इत्तेफाक होना चाहिए। वरना ये ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बना के भी आप उनको स्पेस देंगे जो पहले भी सियासत में मुदाखलत करते हैं, और वो इस कंसिलिएशन के नाम पे मजीद स्पेस हासिल करके मजीद मुदाखलत करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल का एक ही हल है कि जो आइन आपके पास मौजूद है, द ओनली कंसेंसस डॉक्यूमेंट लेफ्ट फॉर अस, उस पर अमल दरामद करें। अगर आप इक्तदार के हसूल के लिए दोबारा सौदेबाजियां करेंगे और समझौते करेंगे और फिर आप वजीर आजम बन जाएंगे, तो इक्तदार मिल जाएगा, आपको इख्तियार नहीं मिलेगा और दोबारा निकाल दिए जाएंगे आप। सही। मालिक साहब, एक क्विक कमेंट जरा इस पे कर दीजिएगा, क्योंकि कल भी नवाज शरीफ साहब ने 2017 के हवाले से बड़े मवाजनात किए कि उस वक्त देखें तेल कितना सस्ता था, उस वक्त रोटी कितनी सस्ती थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से इदराक सबको हो चुका है पाकिस्तान में कि पॉपुलिस्ट नारे या सियासत नहीं हो सकती। हालात बड़े गंभीर हैं, सही फैसले लेने, रिफॉर्म्स करने, जिसमें मुश्किलात अवाम पे आएंगी, लेकिन साथ साथ हुक्मरानों को और जो अमीर तबका है उसको भी मुश्किलात बर्दाश्त करनी है। तो आपके ख्याल में कोई ऐसी पॉलिसी कल बयान की गई या कोई रोड मैप है उनके पास, जिसमें सिर्फ ये तो अब नहीं बताया जा सकता कि मुल्क वापस रोटी 4 रुपए की हो जाएगी या डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, इससे वर्स हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि रोड मैप है रियलिस्टिक? शहजाद, मैं तो स्पीच को एनालाइज कर सकता हूँ। उन्होंने क्या 2 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की। एक तो उन्होंने पीडीएम का सारा जो अरसा है उसको खत्म कर दिया, और उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से 2 बिल्स दिखाए जो बड़ी अच्छी एग्जांपल थी, लेकिन वो कट ऑफ डेट क्या थी पीडीएम का शुरू होने से पहले इनका अलायंस। लेकिन जब आप सारी पार्टीज को बात करते हैं कि मिल के काम करने की जरूरत है, तो फिर मेरा ख्याल था शायद वो पीडीएम को कहते हैं कि हाँ, जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट में जेयूआई भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, हमने मिल के मुल्क को निकाला, हमने बहुत बड़ी अपनी सियासी कुर्बानी दी। उन्होंने पीडीएम वाले सारे को वाइप आउट कर दिया। सर, ना सिर्फ पीडीएम को बल्कि खाकान अब्बासी के 1 साल को भी उन्होंने नहीं गिना। हाँ,
तो उन्होंने सारा ले आए हैं पीएमएल का। अब लग ये रहा है कि कल की स्पीच से मुझे ये लगा है कि वो मियां साहब कन्विंस्ड हैं कि अब मुस्लिम लीग ही निगोशिएटिंग पार्टनर है अकेली एस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसमें पीपल्स पार्टी, जेयूआई, ये सारे सेकेंडरी लोग हैं। उन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं की और ना ही कोई रस्मी भी, जिसको कहते हैं ना कि जब आप इंक्लूसिव की बात करते हैं तो आपने पूरा हटा दिया। मुझे अब ये लग रहा है कि मियां साहब देख रहे हैं कि मैं हूं, मेरे से एस्टेब्लिशमेंट बात करी मेरी तरफ पे, लेकिन वेरी क्विकली शहजाद, पिछले 16 माह में आपने देखा है कि इस मुल्क में पावर स्ट्रक्चर बहुत बदल गया है। इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। जो आपकी फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट से थी, उसमें लोकल डिपार्टमेंट्स भी, लोकल प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं। सीजीएस उसके अंदर बैठे हुए हैं, सर्विंग ऑफिसर्स उसके इम्प्लीमेंटेशन विंग में है। नादरा के अंदर आपने तरमीम करके लॉ में एक्टिव जनरल जो नादरा को हेड कर रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जिनको आपको आगे डील करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। किस तरह होगा, कैसे होगा, ये मुझे अभी इसमें काफी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब, हामिद मीर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप लोग हमारे साथ प्रोग्राम थे। राय अपने जानी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए, कल जलसा भी हो गया। इस पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या ओपिनियन है, उनकी क्या पोजीशन है? नून लीग के साथ हैं, नून लीग के खिलाफ हैं, इलेक्शन के वक्त कहां खड़े होंगे, इस पर बड़ी कंफ्यूजन है। और इसीलिए हम बात करेंगे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से, IPP की मेंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। कंफ्यूजन का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि एक तरफ तो आपका ट्वीट है जिसमें आप कह रही हैं कि अगर 7 मरतबा आप सूबे में हुकूमत कर चुके हैं, 3 मरतबा वफाक में कर चुके हैं, अगर कुछ किया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। आपने ये भी कहा कि इनकी करतूत और इनकी नाअहलियों की वजह से आज अवाम रो रही है। तो एक तरफ तो आपका ये बयानिया है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओन चौधरी साहब वो रिसीव करने जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, और पार्टी ने उनसे वजाहत भी तलब की। उन्होंने कहा मेरे ये ज़ाती फेल था। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन साहब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है, जिस पर अली जैदी साहब, जो कि जब आपकी पार्टी बनी थी उस वक्त तो मौजूद थे वहाँ, लेकिन अब वो कह रहे हैं मैं सियासत से अलग हो गया हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरी राय ये है कि नून लीग की बी टीम बनकर रहेगी IPP। कहाँ खड़ी है इस वक्त IPP? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन भी है और थैंक यू सो मच कि आपने इसकी क्लैरिफिकेशन का मौका दिया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो एक अपने जोरे बाजू पे, अपने अलहदा निशान, शनाख्त और एज आ पोलिटिकल फोर्स जो है वो सियासी मैदान में पंजा आजमाई के लिए उस महाज पे इलेक्शन के मौके पे आपको खड़ी नजर आएगी। अब उस सियासत के जो टूल्स हैं, लवाजमात हैं, या सियासत के साथ जुड़े जितने भी ताने बाने हैं, वो सियासत के अंदर आपको एक मौका देते हैं कि आप फोर फ्रंट पे आके अपने हरीफ जो है उनको चैलेंज करें। हमारा हलीफ PMLN नहीं हो सकती, इसमें बड़ी क्लैरिटी है। हमने एज अ हरीफ PMLN अपने हर हलके में इलेक्शन लड़ना है और हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम जो 3 दफा रहे वजीर आजम और 7 दफा वो जमात जिसके पास सूबे की वजारत आला रही, आज वो कौम को कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये हो जाएगा और एक मौका और मांग रहे हैं। ये कौम जो है ऑलरेडी इसकी सांसों में सकत नहीं रही है और ना इन महंगाई के सताए हुए बिलों, बिजली के बिलों से लागर अवाम जो है वो किसी भी ऐसे दिलफरेब नारे को ना ओन कर सकते हैं ना सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा मौकफ ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो सियासी उफक पे शाहीन के निशान के साथ, क्योंकि इंशाल्लाह शाहीन का निशान जो है अगले हफ्ते हमें मिलने जा रहा है, हम उसके लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं। और इकबाल का शाहीन जो है वो जब सियासी मंजरनामे पे उतरेगा तो सियासी फाख्ताओं को खाएगा। लेकिन जिस आप हुकूमत की कारकर्दगी की आप बुराई कर रही हैं, आपका जो शाहीन है उस हुकूमत का हिस्सा क्यों बना? आपकी तो कोई पार्लियामेंट में सीट भी नहीं थी जिस पे आप ये कह सके देखें हम अलग हो जाते तो हुकूमत गिर जाती, ये मामला भी नहीं था। आज ओन चौधरी साहब कह रहे हैं 1.5 साल में हुकूमत में रहा हूं,
तो क्यों रहे फिर आप उस हुकूमत में? और इस हवाले से भी कंफ्यूजन चलती रही। कभी कहा गया अलीम खान साहब की तरफ से कि ओन चौधरी हुकूमत छोड़ देंगे, फिर तरीन साहब ने कहा नहीं नहीं, आप बैठे रहें, आप पूरी करें मुद्दत जब तक हुकूमत नहीं जाती। देखिए, इसमें हमारी तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ी स्ट्रेट अवे क्लैरिटी है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद था जब ओन चौधरी साहब उसके बाज़ाब्ता तौर पे मेंबर नहीं थे, और जब वो कैबिनेट के अंदर थे तो ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। उसके बाद हमारी जमात बनी, और जब वो बनी तो ये क्लैरिटी थी पार्टी के अंदर, कंसेंसस था कि हमने किसी सूरत भी हुकूमती वो जो बैगेज है वो अपने कंधों पे नहीं उठाना, क्योंकि हुकूमत जो है जिस तरह से अवाम के साथ एक सुतीली माँ का सलूक कर रही थी, और जिस तरह से अवाम के वजूद के ऊपर मुख्तलिफ महंगाई की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में और पेट्रोल बम की शक्ल में वो ताजियाने बरसाए जा रहे थे, किसी सूरत भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उसका हिस्सा नहीं बन सकती थी। चले अब आपसे, लेकिन उसके अंदर हाँ, आप कह रही हैं हिस्सा नहीं था। मैं वैसे तो ये सवाल करता है कि यार आप फिर हुकूमत में क्यों थे? अब आप कह रहे हैं हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब जब नवाज शरीफ अपने भाई की हुकूमत को ओन नहीं कर रहे तो आप तो फिर भी एक मेंबर आपका उस हुकूमत पे था। लेकिन जरा मुझे थोड़े फैक्ट्स क्लियर कर देना, ये तरीन साहब के हेलीकॉप्टर में फिर सफर किया है नवाज शरीफ साहब ने? देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर इसी सियासत को हम जो है वो दफन करना चाहते हैं कि इंतशार और आपकी जो है अफरा तफरी और गैर यकीनी। हम सियासी हरीफ हो सकते हैं, हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो माशरती रवादारी है, जो रवायात हैं, जो सियासत का रख रखाव है, जो सियासत के अंदर एक सबसे बड़ा हुस्न रहा कि आप सियासी अपोनेंट तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे को आप हर जगह पे ओन करते हैं, डिसओन करते हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे। यानी ना कि कि हेलीकॉप्टर आप था जहांगीर खान तरीन साहब का ही? देखिए, जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर तो बहुत सारे और लोग भी हाँ। कमर्शियल पर्पस के लिए लेते हैं और वो हाँ, यूज करते हैं। लेकिन फिरदौस साहब, एक सियासत में तरीन साहब का जो हवाई जहाज है और उनका जो हेलीकॉप्टर है उसका एक बड़ा सियासी रोल भी रहा है ना। जब 2018 में कहते हैं कि पार्टी बनी तो लोगों को उस जहाज में बिठा के लाया गया, इसलिए ये कोई कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा था। जब सियासी पर्पस के लिए यूज होता है तो फिर वही ख्याल आता है ना कि शायद फिर उनकी जो हवाई सवारी है वो इस्तेमाल हो रही है। देखिए, उसमें तरीन साहब एक वफादार इंसान है, और तरीन साहब ने हमेशा सबको इकट्ठा करने और सबको यकजा करने की सियासत की है। उन्होंने हमेशा मोहब्बत की सियासत की है, उन्होंने नफरत की सियासत के बीज बोने वालों को हमेशा डिस्करेज किया है। और आज भी हमारा बयानिया ये है कि मियां नवाज शरीफ और PMLN से हमारा सियासी इख्तिलाफ है, कोई जाती अनाद और दुश्मनी नहीं है। और हम सियासी सही है, तो रवादारी की वजह से आप लोगों ने अपनी सवारी उनको दे दी। लेकिन जहां तक मुझे पता है आखिरी इत्तला तक ओन चौधरी साहब कोई पायलट तो नहीं है, तो यकीनन वो तो हेलीकॉप्टर वहां चला के गए नहीं, तो वो क्यों मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए? फिर देखिए, वो जाती हैसियत में गए और उन्होंने जो अपना बयान पार्टी के सामने रखा है, वो बयानिया ये है कि वो मॉडल टाउन के रिहायशी हैं। उनके सियासत में आने से पहले इस खानदान के साथ एक ताल्लुकदारी चल रही थी, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ सियासत के अंदर ही आप अपनी मोर्चाजनी करके एक दूसरे को टारगेट करते हैं। जिस मुआशरे में आप रह रहे होते हैं वहां कुछ ना कुछ गिव एंड टेक चल रही होती है, और वो एक उनका जो सियासत से हट के रिश्ता था शरीफ खानदान के साथ। कुछ लोग आपकी पार्टी में हैं या नहीं, इस हवाले से बड़ी कंफ्यूजन है जी। अली जैदी साहब, जब आपकी पार्टी जिस दिन बनी उस दिन तो वहां पे थे। अली जैदी साहब जिस दिन आपकी पार्टी बनी उस दिन वहां पे थे, उन्होंने एक छोटी सी तकरीर भी की। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि मैं तो 28 मई को मैंने कह दिया था कि मैं सियासत से ही अलहदा हो रहा हूं, और वो उन्होंने कहा भी कि आप बी टीम बनने जा रहे हैं। तो अली जैदी साहब क्या पार्टी में हैं? और आज फवाद चौधरी साहब ने भी मुलाकात की है, उनका भी स्टेटस क्लियर नहीं है कि क्या वो IPP में है या वो भी वैसे ही जाती हैसियत में मिलने आए थे। देखिए, बात यह है कि अली जैदी हूं या कोई भी हो, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बयानिए के साथ होगा हम उसे अपने साथ कंसिडर करेंगे। जिसकी जो है वो दिल कहीं और दिमाग कहीं, तो वो हम नहीं समझते कि वो, और फेंस लाइन पे खड़े एक टांग उठा के मौके की तलाश में जो अफराद हैं कि दूसरी टांग हमने किस तरफ रखनी है,
तो ऐसे अफराद जो है वो आईपीपी की स्ट्रेंथ नहीं हो सकते। आपकी वो तो पूरी IPP को आपकी तो डॉक्टर साहबा, आप समेत आपकी पूरी जमात में ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं जिन्होंने एक टांग यहाँ रखी, फिर छलांग मार के दूसरी पार्टी में चले गए, फिर तीसरी पार्टी में चले गए। उस पार्टी में उन लोगों से आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम उन लोगों को पार्टी में रखेंगे जो छलांगे नहीं मारेंगे? तो बड़ी अजीब सी बात है। बात यह है शहजाद कि मैंने बड़ी क्लैरिटी से जिस जमात के अंदर छलांग लगाई, मैं डट के सीना तान के अपने जोरे बाजू पे वहां खड़ी रही। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन उन मेंबर्स से रखना कि वो किसी अब पार्टी में जाएंगे नहीं, वो किसी पार्टी को आइंदा ज्वाइन नहीं करेंगे, ये उनकी लाइफ की आखिरी पार्टी, ये तो मेरे ख्याल से ज्यादती कर रही हैं आप उन लोगों के साथ। मैंने कहा उन लोगों के साथ जिनको पार्टी में शामिल किया उन्होंने इतनी पार्टी बदली है कि अब आप ये सोचें कि ये उनकी आखिरी पार्टी है लाइफ की, उनके करियर की, तो ज्यादती है उनके साथ। देखिए ये बात मैं नहीं कह सकती, मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो हमारे साथ आएगा उसको क्लैरिटी के साथ आना है। सही है। और उसको ये पता होना चाहिए कि वो इस्तेकाम में क्लैरिटी के साथ आना है कि ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिका मान साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कल से सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अहम मुकदमे की फिर से समाअत का आगाज करेगी। अहम बात यह कि 3 अगस्त को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में इस केस की आखिरी समाअत पर 6 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत को पाबंद किया था कि ट्रायल के आगाज से पहले सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा, जिसके बाद केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। जबकि आज वफाकी हुकूमत ने तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट किया है कि 9 मई के वाकयात में मुलविस गिरफ्तार मुल्जिमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू कर दिया गया है। तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 9 मई के वाकयात की रोशनी में 102 अफराद गिरफ्तार किए गए थे और गिरफ्तार अफराद के इंसाफ के हक के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया है। तहरीरी जवाब में मजीद कहा गया है कि फौजी अदालतों में ट्रायल के बाद जो कसूरवार साबित होगा उसे मामूली सजाएं होंगी और 9 मई के वाकयात में मुलविस जो अफराद जुर्म के मुताबिक कैद काट चुके हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने अदालत उज़्मा को आगाह किया है कि फौजी ट्रायल के बाद कानून के मुताबिक सजाओं के खिलाफ सजा याफ्ता अफराद मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 अगस्त के हुक्मनामे की रोशनी में ट्रायल के आगाज से अदालत को मुतल्ला किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह करने के बाद 9 मई के वाकयात के 9 मुल्जिमान ने अपने वकला के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मुकदमे में फरीक बनाने की दरख्वास्त करते हुए कहा गया है कि मिलिट्री अथॉरिटी का मुल्जिमान से दौरान हिरासत सलूक गैर मुतवक्के तौर पर बड़ा अच्छा है। मुल्जिमान को मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है। सुप्रीम कोर्ट फरीक बनाकर मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। अब अहम बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि अदालत को आगाह किए बगैर सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का आगाज नहीं किया जाएगा। लेकिन 4 दिन पहले 18 अक्टूबर को एक जेरे हिरासत मुल्जिम जुनैद आजम के वालिद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हुकूमत ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके जेरे हिरासत बेटे का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि कल से सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जो समाअत शुरू होगी उसमें 5 रुकनी बेंच किस नतीजे पर पहुंचता है कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या यह आईनी है या गैर कानूनी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद विदास। वेलकम बैक। इजराइल ने गजा पर जमीनी कार्रवाई से पहले गजा के निहत्ते अवाम पर बमबारी में मजीद इजाफा कर दिया है। शुमाली गजा के शहरियों को जुनूब की तरफ जाने और वहाँ अस्पतालों को भी खाली करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। इस वक्त गजा का चप्पा चप्पा इसराइल की वहशियाना बमबारी का हदफ बना हुआ है और 16 रोज़ के दौरान इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4741 हो गई है, जबकि तकरीबन 16,000 फ़लस्तीनी इस वक्त ज़ख्मी हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले में 40% बच्चे हैं और 7 अक्टूबर से अब तक 1750 से ज़्यादा बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल अब इस नहज में पहुँच चुकी है कि गजा में वालिदैन अपने बच्चों के पैरों पर उनके नाम लिख रहे हैं ताकि इसराइल की चंगेजियत का निशाना बनने के बाद वो कम अज़ कम अपने बच्चों की शनाख्त कर सकें। अहम बात यह कि हमास की जानिब से 2 यरगबानियों की रिहाई के बाद इसराइल ने गजा में इमदाद भेजने की इजाज़त तो दे दी है, मगर कल सिर्फ 27 इमदादी ट्रक गजा पहुंचे थे और आज सिर्फ 17 ट्रक्स को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी गई, जो समंदर में एक बूंद के बराबर है, क्योंकि 7 अक्टूबर से पहले गजा के 22 लाख शहरियों के लिए रोज़ाना 450 इमदादी ट्रक्स भेजे जाते थे, मगर पिछले 2 रोज़ में अब तक जनूबी गजा के 10 से 12 लाख शहरियों के लिए चंद ट्रक्स ही भेजने की इजाज़त दी गई है।
और इसमें भी पेट्रोल या डीजल शामिल नहीं है, जिसकी वजह से गजा अस्पतालों को फाल रखना नामुमकिन हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इजरायली पाबंदियों के बाद गजा में इंक्यूबेटर पर मौजूद 120 बच्चों की जिंदगी इस वक्त खतरे में है, क्योंकि मैसूर गजा में ईंधन खत्म हो चुका है। एक तरफ इसराइल ने गजा पर क़यामत ढा रखी है, तो दूसरी तरफ 2 दहाइयों में पहली बार इसराइल ने वेस्ट बैंक में रहने वाले फलस्तीनियों पर भी फिजाई हमले किए हैं, जिसके बाद पिछले 16 रोज में वेस्ट बैंक में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 90 हो गई है। इसराइल के इन मजालिम पर अमेरिका समेत पूरी मगरबी दुनिया न सिर्फ खामोश है, बल्कि इसराइल की पुष्ट पर खड़ी है। मुसलमान ममालिक की जानिब से इसराइल के खिलाफ मजम्मती बयान तो दिए जा रहे हैं, मगर अभी तक जंग बंदी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। जबकि जनूबी लबनान में इजरायली फोर्सेज और हजबुल्लाह के दरमियान फायरिंग और रॉकेट हमलों में भी तेजी आ रही है। लबनान की सरहद पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी तारिक अबुल हसन से। तारिक साहब, इस वक्त आप लबनान में मौजूद हैं, जहां 2006 में भी हमने देखा था 34 रोजा जंग हुई थी, और इस वक्त भी जो लबनान की सरहद और इसराइल की सरहद है, वहां पे हम झड़पें देख रहे हैं। जरा बताइएगा इस वक्त वहां पे क्या माहौल है और क्या ये खदशा है कि जंग फैल सकती है? जी, आपने जिस तरह कहा कि 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग यहीं जनूबी लबनान में लड़ी गई थी, और ये बहुत एक खौफनाक जंग थी, और जियो न्यूज़ ने उस वक्त इस जंग को कवर किया था। इस वक्त सूरत हाल यह है कि इसराइल के साथ लगने वाले जनूबी लबनान की पूरी सरहद पर ही मुख्तलिफ जगहों के ऊपर झड़पें जारी हैं। आज भी 2 मुकामात पर शदीद झड़प हुई है, और जिसके मुताल्लिक खुद हिजबुल्लाह ने भी आगाह किया है कि उसने इसराइल में 2 फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। जिसके जवाब में इसराइल का कहना है कि उसने उन मकामात से जहाँ से हिजबुल्लाह ने रॉकेट फायर किए थे, उन मकामात को निशाना बनाया है। आज सुबह हमने जो है वो यहाँ से बेरकम में एक रोड जा रही है जो कि बॉर्डर की तरफ से आ रही है, और यहाँ से हमने एक हिजबुल्लाह का एक काफिला देखा था जो एम्बुलेंस जा रही थी, जिसके अंदर यकीन तौर पर हिजबुल्लाह का किसी कारकुन की जो है वो मैयत थी, और उसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जा रहा था। तो ये मुस्तकिल यहाँ पर जो सरहद की सूरत हाल है वो कशीदा है। एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टीज करती है वो है ड्रोन। आपको मुस्तकिल कान में यहाँ पर एक भिनभिनाहट सुनाई देगी। ये भिनभिनाहट ना रात को आपको सुकून से सोने देती है, ना दिन में आप मुतमईन हालत में कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्रोन सिर्फ सर्विलेंस के लिए नहीं है, ये हथियारों के साथ मुसल्लह ड्रोन्स हैं जो कि इसराइल के ड्रोन्स इस पूरे इलाके के ऊपर उड़ रहे, और ये किसी भी वक्त हमलावर हो सकते हैं। आज मेरे साथी रिपोर्टर अली इमरान ने एक स्टोरी यहाँ जैतून के बाग में जाकर की है, और जब हम लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे वो इंतहाई खौफ की हालत में काम कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि किसी भी वक्त जो है वो हम यहाँ खुली जगह पे काम कर रहे हैं और किसी भी वक्त इसराइल का निशाना बन सकते हैं। तो ये एक यहाँ के लोगों की कैफियत है। जनूबी लबनान में बेशतर स्कूल बंद हैं, और यहाँ पर जो मुकामी आबादी है इसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो इलाका छोड़ के चला गया है। हम आज मुख्तलिफ देहातों का हमने विजिट किया, सुनसान सड़कें थीं, घर खाली पड़े हुए थे और दुकानें बंद थीं। ये इस वक्त मंजरनामा है जनूबी लबनान का। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, हमें अपडेट कर रहे थे लबनान से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।